हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अकेडमी हिंदी। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? और दिवाली का पर्व भी शुरू हो चुका है। कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी? क्या इस दिवाली में भी आप पढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे? और हम लोग तो तैयार हैं, आपके लिए सारे लेक्चर्स उन दिनों में भी होंगे। तो डेफिनेटली आपको इन दिवाली सीजन जब भी आपको समय लगे, आप वहां भी यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू, बिगिन विद द सेशन। बिल्कुल, आप कभी भी अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले तो आरपी सर 10 कोड का यूज कर सकते हैं। और वो कोड भारत के जितने भी एग्जाम्स हैं जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हैं, सभी पर अप्लाई होता है और आपको एडिशनली बेनिफिट मिल सकता है। तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं जब भी कभी आप इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन लें, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर मैंने ये दूसरे लेक्चर पर आ चुका हूं और ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी मैं एक ह्यूमन ब्लड पर लेक्चर ले चुका हूं दोस्तों, ऑलरेडी मैं एक ह्यूमन ब्लड पर लेक्चर ले चुका हूं और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड लेक्चर को, राइट? तो देखिए, ह्यूमन ब्लड पार्ट, ओके, मैंने गलती से ये पार्ट 2 नहीं लिखा है, ये पार्ट 2 है लेक्चर का। और सेकेंड पार्ट में हम लोग और भी इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। तो कैसे आप सभी लोग? वेलकम यू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अनामिका, हर्षिता, सोनू, राजश्री, सभी का स्वागत है। और ह्यूमन ब्लड में हम लोग क्या देखने वाले हैं आज भी उसी प्रकार से, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन होगा। तो 2-3 लेक्चर में ह्यूमन ब्लड और उससे रिलेटेड क्या होता है, बिल्कुल बेसिक कोर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो डेली 11 AM पर मेरी लाइव क्लासेस आती है दोस्तों। उड़ान की टीम अपना पूरा कर्म कर रही है। क्या आप लोग अपना कर्म कर रहे हैं? सुबह से शाम तक वीडियोस देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, राइट? एस्पायर प्रोग्राम 1st, 10th, 25th और 30th को होता है। तो बस आप गूगल करिए अनअकैडमी एस्पायर और लिंक करके, क्लिक करके आप 25 तारीख को और 30 तारीख को एग्जाम में एनरोल हो सकते हैं। 10 तारीख और 1 तारीख का एग्जाम नवंबर का हो चुका है एंड यू कैन विन मैनी ऑफ द स्कॉलरशिप प्राइजेस, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मेरी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं 8 PM पर एंड यू हैव टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड अ कंप्लीट 100+ लेक्चर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसका बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है। सारे के सारे मित्र, स्टूडेंट्स, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डू पार्टिसिपेट इन दिस एज वेल। यदि उस समय आप किसी और क्लास में एंगेज्ड हैं तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन मेरे प्रोफाइल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। अंशुल कुमारी, सुभाश्री मोहंती, तो आप सभी का स्वागत है, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। तो देखिए, हम लोग आज बहुत सारी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो यहां पर आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे कि हम अब आनुवांशिकता में कई बार यह प्रश्न आता है कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ये है, पिता का ब्लड ग्रुप ये है, तो फिर बच्चे के ब्लड ग्रुप क्या होंगे? कितने प्रतिशत बच्चे बी ब्लड ग्रुप के होंगे, कितने ओ ब्लड ग्रुप के होंगे या ए ब्लड ग्रुप के होंगे? व्हाट इज द बेसिस टू कैलकुलेट दिस? किस आधार पर हम लोग ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बस उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। और उसके अलावा मैं आपको सभी 5 प्रकार की WBC, चूंकि इस पेंडेमिक महामारी ने हमें बायोलॉजी के ज्ञान में तो बहुत ज्यादा प्रस्फुटन और अंकुरण किया है लोगों में कि उनमें बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हुई है और वो अपने हेल्थ के प्रति कॉशियस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें WBC, कहीं ना कहीं हमें 5 प्रकार की WBC के बारे में पता होना चाहिए। प्लस हमें प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, किस प्रकार ये जीवाणु, विषाणु, इनमें काम होता है। तो इसके लिए एक ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर की तरह से काम करेगा, ठीक है? तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सो ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स, आनुवांशिकता में क्या प्रभाव पड़ता है?
यदि किसी का ए ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए पुरुष का, तो वो ए और ओ में खोला जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे होगा। यदि किसी का बी ब्लड ग्रुप है तो उसे बी और ओ में खोला जाएगा। यदि ए बी है तो ए और बी में ओपन करेंगे, और ओ है तो दोनों में ओ ओपन करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा, तो यहां पर ये सारी बातें आपको क्लियर हैं। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और देख लेते हैं। राइट, छोटी सी बात एक और देख लेते हैं। आपको यह भी पता होगा कि जो मदर और फादर से जो क्रोमोसोम्स आते हैं दोस्तों, तो क्रोमोसोम्स पर ही जीन्स पाए जाते हैं। यस और नो, क्रोमोसोम्स पर ही जीन्स पाए जाते हैं, और जीन को ही तो यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता की इकाई भी कहा जाता है। तो जीन से बनते हैं डीएनए, नॉट जीन के अंदर पाए जाते हैं डीएनए, है ना। और डीएनए डबल हेलिकल संरचना होती है, और आरएनए सिंगल हेलिकल संरचना होती है। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जो एड्स का वायरस है, मतलब कि एचआईवी वायरस, और जो कोरोना वायरस है, उनमें आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता। तो कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जिनमें केवल और केवल आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता। और इन आरएनए की मदद से ये हमारी कोशिकाओं को पूरी तरह से हाईजैक कर लेते हैं। तो डीएनए अब क्या होता है, ये आरएनए से हमारी कोशिकाओं के डीएनए के स्वरूप को उनके आरएनए के स्वरूप के अनुसार बदलना शुरू कर देते हैं, हाईजैक कर देते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, जब भी आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, राइट, और उनके अनुसार, क्योंकि मानव का डीएनए अलग है, तो आरएनए से डीएनए का बनना ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या फिर व्युत्क्रम अनुलेखन कहलाता है। और यही तो टेस्ट है जो कोरोना में भी होता है, जिसका नाम क्या है, आरटीपीसीआर टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। ये आरटीपीसीआर टेस्ट, फेद्युला टेस्ट, इसी प्रकार की जो टेस्ट हैं, यही फेद्युला टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट, इन्हीं के आधार पर एंटीबॉडीज का टेस्ट, ये सभी के आधार पे हम लोग कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं। और सरकार को एक टेस्ट पर लगभग जो खर्चा आ रहा है वो 750 रुपए आ रहा है एक टेस्ट पर, ठीक है। तो गलती से भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो वो लोग 4 से 5 लाख रुपए का आपको बिल बैठा देते हैं और फिर अपना फायदा कमा रहे हैं पूरा। ऐसी कई सारी बातें अभी पिछले दिनों में सुनने में आई हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है आपको। तो क्रोमोसोम के अंदर जीन्स पाए जाते हैं, जीन्स में डीएनए डबल हेलिकल और आरएनए प्रोटीन के बने होते हैं। क्योंकि इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है एमिनो एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड के बने होते हैं, और प्रोटीन के एंटीजन, और एंटीजन के आधार पर ही हमने क्या देखा था, ब्लड ग्रुप जो है वो एंटीजन के आधार पर ही बना होता है। एंटीजेंस, कौन कौन से एंटीजेंस देखे थे हमने दोस्तों कल यदि आपने लेक्चर लिया है प्रीवियस वाला, तो ए एंटीजन, बी एंटीजन और डी एंटीजन। डी वाला था आरएच फैक्टर वाला, और एंटीजन के आधार पर ही हम रक्त समूह का विभाजन करते हैं। यस और नो। चलिए तो अब और आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां पर आपको पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, मदर्स ब्लड ग्रुप इज ए एंड फादर्स ब्लड ग्रुप इज वी, सो व्हाट ऑल आर द प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, क्या संभावना है कि बच्चों के अंदर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी ए ब्लड ग्रुप है उसको आप ए से और ओ, बी ब्लड ग्रुप है तो उसको आप बी और ओ, ए बी ब्लड ग्रुप है तो आपको ए और बी, और ओ ब्लड ग्रुप है आपको ओ और ओ के रूप में खोलना है। ये सारी बातें क्लियर। अब ए को, माता का ब्लड ग्रुप ए और ओ, पिता का ब्लड ग्रुप बी और ओ, तो देखिए एक बार तो क्या होगा, एक बार ये वाला ब्लड ग्रुप इस वाले से मिलेगा और एक बार ये वाला इससे मिलेगा। तो जब ये इससे मिला तो देख लीजिए इसको इससे मिला दिया है
तो ए बी बन गया, क्योंकि आपको पता है ना ए और बी दोनों होंगे तो ए बी बन जाएगा। देख लीजिए ए और बी दोनों होंगे तो ए बी बन जाएगा। दूसरा, ए को अभी इससे भी तो मिलाना है, और जब भी ए और ओ मिलेंगे तो बनाएगा क्या, ए। तो यहां पर ए रक्त समूह आ गया। इसके बाद में जब भी O है तो ये इस वाले से भी मिलेगा, B से और O से भी मिलेगा। तो जब O को B से मिलाएंगे, देखो O को B से मिलाया, क्या बनेगा, B। तो हमने भी क्या बताया, B। गुड मॉर्निंग यार। और जब भी O को O से मिलाए, देख लीजिए O को O से मिलाने पर O ही बनता है, तो O बन गया। अब आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पर संभावनाएं, एक माता और एक पिता, इनकी संभावनाएं कितने ब्लड ग्रुप बनने की होती है, हमेशा 4 अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो हम बोलें कि माता का ब्लड ग्रुप यदि ए है और पिता का ब्लड ग्रुप यदि बी है, तो कितने प्रतिशत बच्चे ए बी वाले होंगे, चूंकि चारों संभावनाएं अलग अलग हैं, एक ओ है, एक बी है, एक ए है और ए बी है। तो इसका मतलब यह हुआ 25% बच्चे की संभावना क्या होगी, ए बी ब्लड ग्रुप की। ठीक है, 25% बच्चों की संभावना होगी ए ब्लड ग्रुप की, 25% बच्चों की संभावना होगी बी ब्लड ग्रुप की, और 25% ही बच्चे ओ ब्लड ग्रुप के होंगे, क्योंकि अलग अलग है। ठीक है, ठीक है। आज जरूर भेज दूंगा यार, मैं भूल गया था पीडीएफ, मैं भूल गया यार, सच में मैं भूल गया, क्योंकि आजकल लोड ज्यादा चल रहा है, पीडीएफ भूल गया था, लेकिन अपन पेस्ट कर देंगे। तो क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई, कितने प्रतिशत बच्चे और माता या पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो क्या पोजीशन होगी। ठीक है, आगे चलिए आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको आई थिंक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए, तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप यदि ओ है, ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग कैसे खोलते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, ओ और ओ के रूप में, ए बी को ए और बी में। तो ए वाला जो है वो इस वाले ओ से भी मिलेगा और इस वाले ओ से भी मिलेगा। तो जब ए ओ से मिला तो हमें ए बनाएगा। आपको पता है ना, जब ए को खोलेंगे तो ए और ओ बनाता है, तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा, ए ही तो बनाएगा, ए बना दिया। ए और ओ वापस मिले तो ए बना दिया, बी और ओ मिले तो बी बन गया, और बी को दूसरे वाले ओ से और जोड़ा तो बी बी बन गया। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि संभावनाएं 4 अलग अलग थी, 4 में से 2 संभावनाएं ए ब्लड ग्रुप वाले की हैं और 4 में से 2 संभावनाएं बी ब्लड ग्रुप वाले की हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 50% बच्चे ए ब्लड ग्रुप के होंगे और 50% बच्चे बी ब्लड ग्रुप के होंगे। एकदम क्लियर है, 50% बच्चे ए ब्लड ग्रुप के और 50% बच्चे बी ब्लड ग्रुप के होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। है कहीं वो, अच्छा यहां है, राइट। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार से एक और रक्त समूह को देख लेते हैं। मैं आपकी सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। आधे ए ग्रुप के, आधे बी ब्लड ग्रुप के। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में पहले आया करते थे, आजकल स्टेट पीसीएस में आ सकते हैं, या फिर दोस्तों यदि ये डायरेक्टली ऐसे नहीं आते ना, तो इनडायरेक्टली वो सीधा है ना स्टेटमेंट पूछ सकता है कि रक्त समूहों के अनुसार जो संतति में, बच्चों में जो रक्त आता है उसके रिगार्डिंग कौन सा कथन गलत है, और आपको एक एक कथन में पूरा का पूरा ये डायग्राम बनाना पड़ सकता है, तभी आपका आंसर सही आएगा। एकदम क्लियर। चलिए, तो यदि माता का ब्लड ग्रुप बी है और पिता का ब्लड ग्रुप भी बी है, तो देखिए बी और ओ, और ये भी कैसे खुलेगा, बी और ओ, बी इन दोनों से मिलेगा, तो जब बी बी से मिलेगा तो बी बनाएगा, बी ओ से। एक बात और याद रखना,
यदि बी और बी दोनों मिल रहे हैं तब भी बी बनेगा, और ए मिल रहे हैं तब भी ए बनेगा, ओ और ओ मिल रहे हैं दोनों तो ओ ही बनेगा। ठीक है, ये बात जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं, यहां पर बी और बी मिला तो बी बन गया, बी और ओ मिला तो भी बी बना, बी और ओ, तो यहां हम देख रहे हैं केवल ओ और ओ मिलकर ओ ब्लड ग्रुप बना रहा है, राइट। तो 75% बच्चे बी ब्लड ग्रुप के हैं, क्योंकि 4 में से 3 बच्चे बी ब्लड ग्रुप के हैं और 1 बच्चा जो है ओ ब्लड ग्रुप का है। यहां तक ठीक है। तो आपको सारे के सारे केसेस एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार आप लोग अपने लेवल पे चौथा एग्जाम्पल और देख लीजिए। यहां पर क्या बोला है, यदि माता का ब्लड ग्रुप बी है, पिता का ए बी है, तो आप इसके कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से अगला स्टेटमेंट में यदि माता का ब्लड ग्रुप बी है, पिता का ओ है, तो आपको पीडीएफ दे दूंगा मैं, इसको आप अपने लेवल पर जरूर सॉल्व कर लेना। तीसरे केस, सभी केसेस यहां पर बता दिए हैं। माता का ब्लड ग्रुप ए बी, पिता का भी ब्लड ग्रुप ए बी, तो कितने प्रतिशत बच्चे ए ब्लड ग्रुप के, राइट। ये सारी बातें यदि आपको क्लियर है तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, आपसे रिवर्स क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। आपसे रिवर्स क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे रिवर्स क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि यदि चारों बच्चे ओ ग्रुप के हैं, ध्यान से उल्टा क्वेश्चन सुनिए, कई बार उल्टा रिवर्स क्वेश्चन कैसे आता है। यदि चारों बच्चे ओ ग्रुप के हैं तो माता और पिता का ब्लड ग्रुप होने की संभावना क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, माता का भी जब ओ होगा, पिता का जब ओ होगा, तभी ओ से ओ, ओ से ओ, ओ से ओ और ओ से ओ मिलके ओ ब्लड ग्रुप बनाएंगे। यस और नो। इसी प्रकार का एक रिवर्स क्वेश्चन और सुन लीजिए, ऊपर चलते हैं। देखिए, यदि है ना, आपसे प्रतिशत में पूछ सकता है, आपको कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या आपको समझ में आ गया है, ये कॉम्बिनेशन आपको एकदम समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपको ऐसा पूछ सकता है, हां 50% बच्चे ए ब्लड ग्रुप के हैं और 50% बच्चे बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो माता और पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, राइट। तो यहां पर इस प्रकार के जब प्रश्न आए तो आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको रिवर्स अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैसे ही देख लीजिए 50% बच्चे बी के, तो ये सभी केसेस आपको एकदम क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए, तो रिवर्स भी पूछा जाए आंसर दे देना। कहीं पर कोई डाउट हो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछ लेना, सर इसमें कैसे होगा। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू हाउ इट इज पॉसिबल। तो अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, लवर बिल्कुल क्लियर है आपको, अनामिका ओके ओ होगा। ठीक है, चलिए, तो विशेष बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप बांटा जाता है, और एंटीबॉडी कोई भी बाहर का कोई भी पार्टिकल आता है तो उसे खत्म करने का काम एंटीबॉडीज करती हैं। ठीक है, और जब भी कभी दोस्तों ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है उसको बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ने रक्त दिया, तो ए में पाई जाने वाली एंटीबॉडी हमेशा क्या कर देंगी, रक्त समूहीकरण कर देंगी, और इसे ही ब्लड एग्लूटिनेशन इन इंग्लिश कहा जाता है। और इसके कारण पूरा का पूरा थक्का जैसा जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी जब दोनों विपरीत हो तो परस्पर प्रक्रिया करके रक्त समूहीकरण कर देंगी, और गलत ब्लड ग्रुप देने पर हमारे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया अंशुल, बहुत बढ़िया। एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यदि यह प्रश्न पूछा जाए आपसे तो आप क्या कहेंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रतिस्कंधक क्या होता है, एंटी एग्लूटिनेशन वाले जो भाग हैं, राइट, वो कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और उनका नाम क्या है, ध्यान से देख लीजिए।
एक तो है हेपेरिन, मानव में हेपेरिन पाया जाता है और हेपेरिन हमेशा केवल ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाओं में ही होता है और वो रक्त को जमने से रोकता है। और फाइब्रिनोजन एक होता है फाइब्रिनोजन, ये रक्त को जमने में मदद करता है। तो दोस्तों जब भी रक्त नलिकाओं से बाहर निकल जाता है, यहां तक कि मेरी नलिकाएं हैं, रक्त अंदर ही मेरी बॉडी के अंदर ही निकलने लग गया, नलिका टूट गई, तो वहां पर ब्लड क्लॉट बन जाएगा, क्योंकि केवल और केवल नलिकाओं में हेपेरिन होता है। और बस यही तो रीजन है कि हम और भारत सरकार आपको हेलमेट पहनने का क्यों बोलती है, क्योंकि यदि आपका एक्सीडेंट होता है तो उस केस में कई बार ऐसा झटका लगता है कि दिमाग में पाई जाने वाली पतली 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 नलिकाएं वो बिल्कुल टूट जाती हैं और उसके कारण दिमाग में ब्लड क्लॉट हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज, और उसे ही कहा जाता है दोस्तों ब्रेन हेमरेज। तो उसे ही दोस्तों ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। यहां तक बात सारी क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो सीरोलॉजी क्लियर हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी का अध्ययन, प्रोटीन में हेपेरिन जमने से रोकता है और फाइब्रिनोजन जमने में मदद करता है। तो हेपेरिन मानव में, जबकि जो जोंक होती है, जोंक के अंदर जो रक्त है, तो वो वहां पर जो प्रतिस्कंदक का हिरुडिना, ये जोंक लीच जो होती है ना, जोंक जिसको इंग्लिश में लीच कहते हैं, उनमें ये पाया जाता है। यहां तक सारी बात क्लियर है? बिल्कुल लाइक करते चलो। थैंक यू यार, थैंक यू आईएएस लवर, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दिया करो बिल्कुल सभी फैकल्टी मेंबर्स के लिए, है ना। चलिए, तो हेपेरिन ध्यान से देख लीजिए, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। हेपेरिन मनुष्य की रुधिर वाहिनिकाओं में रक्त को जमने से रोकता है और फाइब्रिनोजन इसका उल्टा काम करता है, लेकिन केवल और केवल रक्त नलिकाओं में ही। वारफेरिन, अब देखिए कुछ कृत्रिम, हमने कुछ आर्टिफिशियल कृत्रिम रक्त प्रतिस्कंदक, हमने कुछ रक्त प्रतिस्कंदक एंटी ब्लड एग्लूटिनेशन, राइट, उन्हें बनाया है। और वो क्या है? एक तो वॉरफेरिन जो है ये क्या है? एंटी एग्लूटिनेशन। काउमेरिन ये भी क्या है? प्रतिस्कंदक, जो रक्त को जमने से रोकता है। अब इन सभी का काम कहां होता है? जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो आपने देखा होगा यार, जब भी हमारा हाथ कटता है और हाथ के कटने पर रक्त नीचे गिरता है, तो वो थोड़ी ही देर में जमीन पर जम जाता है। तो जब हम यार ब्लड बैंक के अंदर एक ब्लड दे रहे हैं, हमारा 300, एक ब्लड बैंक में यूनिट कितनी होती है दोस्तों? भारत के अंदर ये 350 ml है। इंडियन 1 यूनिट ऑफ ब्लड, 1 यूनिट कितनी होती है? 350 ml। और अमेरिका में ये यूनिट कितनी होती है दोस्तों? 450 ml की, एकदम याद रहेगा, ठीक है। तो रक्त को जमने से रोकने का काम करते हैं और ब्लड बैंक में उन जो यूनिट्स हैं उनके अंदर इन्हीं को मिलाया जाता है। सबसे ज्यादा फेमस है EDTA। क्या फुल फॉर्म है? इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA को सबसे ज्यादा, सोडियम साइट्रेट एंड सोडियम ऑक्जेलेट, इनको मिलाया जाता है। और क्या करते हैं ये कैल्शियम को बाइंड करते हैं। कैल्शियम जो पदार्थ है जो जमने में, मैंने आपको कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, देखिए आपको मैंने जरूर बताया होगा या नहीं बताया तो ध्यान से सुन लीजिए यदि आप पहली बार देख रहे हैं। तो हमारा जो फाइब्रिनोजन होता है वो पूरे के पूरे लैटिस या जालक बनाते हैं। जब भी हमारा कहीं पर भी कोई भी अंग कटता है, कट लगता है, और इसमें कैल्शियम ही जाकर जमते हैं, कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है उसके कारण रक्त जमना शुरू होता है। तो कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, यदि ये पदार्थ क्या कर लेते हैं? कैल्शियम को बाइंड कर लेते हैं। वॉरफेरिन, काउमेरिन, EDTA, सोडियम साइट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट, ये सभी नाम आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक सारी बातें क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक बेसिक पॉइंट पर चलते हैं कि रक्त को जो सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है?
हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है। यह बात याद रखना, ब्लड बैंक में अधिकतम रक्त को 42 दिनों तक रख सकते हैं, लेकिन हम कितने दिनों तक रखते हैं? नॉर्मली 21 दिनों तक। ठीक है, 21 दिनों तक रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत हो। यदि किसी व्यक्ति को पाइल्स है, यदि कोई व्यक्ति को जेनेटिक कोई डिजीज है, यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है, एड्स है। अभी हाल ही में एक बहुत बहुत बड़ा किस्सा चर्चा में आया था। एक एड्स रोगी ने, अब एड्स के रोगी में क्या है? HIV वायरस पार्टिकल, और वो भी उसने अपना जो है रूपांतरण करना शुरू कर दिया है। उसका रक्त एक सामान्य व्यक्ति को दे दिया गया था। अब बेचारे सामान्य व्यक्ति का क्या दोष था, और उसको टेस्ट नहीं किया गया। तो ब्लड को हमेशा टेस्ट किया जाता है, तभी उसे ब्लड बैंक में रखा जाता है। अब एड्स वाले रोगी के व्यक्ति का ब्लड उस सामान्य व्यक्ति को चढ़ा दिया गया, और उसके अंदर भी एड्स। अब एड्स को रोका नहीं जा सकता उसमें। समझ में आया? तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि ब्लड शुड बी राइट। और यदि कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है, ब्लड डोनेट करने की प्रक्रिया भी समझा देता हूं मैं। 350 ml की मैंने आपको यूनिट बता दी है, और एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति पूरे एक साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है, और वो इस ब्लड डोनेशन के कारण और भी ज्यादा स्वस्थ रहेगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा तेजी से हमारा शरीर ब्लड निर्माण करना शुरू कर देता है। तो 2 से 4 दिन में 350 ml रक्त वापस मानव के शरीर में अपने आप बन जाता है, रेड बोन मैरो के कारण। यह बात क्लियर है? चलिए, तो रक्त से प्लाज्मा अलग होने की जो प्रक्रिया है, तो 4 बार का मतलब 3 माह में 1 बार हम ब्लड दे सकते हैं। और रक्तदान को महादान बतलाया गया है, क्योंकि रक्त केवल और केवल मानव में बनता है। आज की तारीख में आर्टिफिशियल ब्लड भी बन गया है, जिसे पर फ्लोरोकार्बन कहते हैं, PFC, पर फ्लोरोकार्बन। तो कृत्रिम रक्त के ऊपर प्रश्न आपके आ सकते हैं। पर फ्लोरोकार्बन क्या होता है, उस पर अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। केशव लस्कर जी, तुम्हारी यार जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हमेशा एक समस्या बहुत रहती है, जो अभी चल रहा है उसे ध्यान नहीं देंगे। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो बेटा एक बार जाओ लक्ष्य प्रोग्राम पर, वहां पर 100 से ज्यादा वीडियो मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर अवेलेबल है, तो उसे देख लो यार अभी का अभी। ठीक है, अभी आप उसे देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पर फ्लोरोकार्बन करंट अफेयर्स में भी पूछा जाता है, पर फ्लोरोकार्बन। तो 100+ लेक्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लक्ष्य प्रोग्राम में अवेलेबल है। आप वहां पर जाकर एक एक बात देख सकते हैं। कौन कौन सी? स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, और रोबोटिक्स मैंने भी 3-4 दिन पहले पूरा पढ़ाई दिया। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, राइट। इसके अलावा मैंने NIOS के बहुत अच्छे अच्छे सेक्शन भी कवर कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो एक बार वहां देख लो यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, आपको पता है ना, कई बार क्या होता है, केवल प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, कई बार केवल प्लाज्मा की कमी हो जाती है। कभी कभी आप देखते हैं जिन लोगों को डेंगू रोग होता है, डेंगू रोग, तो डेंगू रोग जो है वो प्लेटलेट की कमी हो जाती है, तो हमें केवल प्लेटलेट ही चढ़ाना होता है। तो हम रक्त में से प्लेटलेट को अलग करना, RBC को अलग करना, WBC को अलग करना, और प्लाज्मा को अलग करना। ठीक है, हर्षिता का भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा। सर थ्रोम्बोसिन की प्रक्रिया क्या होती है? अभी आ रहा है, आगे आ रहा है, थ्रोम्बोसिन की प्रक्रिया अभी आगे आने वाला है। ठीक है, अभी आगे आने वाला है। तो अपकेंद्रण विधि से मतलब जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन चलती है और वो बाहर की तरफ है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब बाहर की तरफ, तो उसी आधार पे जिस आधार पे हम लोग मक्खन को दूध से अलग करते हैं, छाछ को अलग करते हैं, तो ये सभी चीजें जो हैं अपकेंद्रण विधि, सेंट्रीफ्यूगेशन, उसी के आधार पर क्या करते हैं हम लोग, रक्त के अलग अलग भागों को अलग अलग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपकेंद्रण विधि आपको एकदम क्लियर हो गई है।
अब वॉशिंग मशीन जिस प्रकार काम करता है वही अपकेंद्रण विधि है, और इसकी मदद से दोस्तों क्या होता है, यह प्रश्न आपके लिए आ सकता है। देखिए कैसे, दही से जो मक्खन को अलग करते हैं वही क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, और यहां पर WBC अलग हो जाती है, प्लाज्मा अलग हो जाता है, RBC अलग हो जाता है, और प्लेटलेट्स भी अलग हो जाता है। तो इस प्रकार अपकेंद्रण विधि, ये विधि आपको याद रखनी है जो वॉशिंग मशीन इत्यादि में प्रयुक्त होती है। अब बात आ रही है व्हाट इज आर्टिफिशियल ब्लड, और सबसे पहली बार किसने बना दिया था, क्लार्क लीलैंड ने आर्टिफिशियल ब्लड बनाया, और आर्टिफिशियल ब्लड को हम परफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है केवल मानव से, लेकिन होता क्या है कि नॉर्मली आज की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग ब्लड को डोनेट करते हैं, और जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है वो ब्लड बैंक से जाकर यूनिट ले लेता है। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको जल में विलेय है, ये कोलाइडी विलयन है, और सबसे खास बात क्या है, देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि O2 का परिवहन, सबसे इंपॉर्टेंट है O2 का परिवहन कौन करता है, RBC। ऑक्सीजन का परिवहन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर ही तो क्या बनाएंगे, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ATP का निर्माण करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, यस और नो। और एक प्रक्रिया में एक बार जो है, जो साइकिल है उसके तहत टोटल एक कोशिका में 38 ATPs का निर्माण होता है। यह बात याद रखना, 38 ATP का निर्माण होता है, और इसमें सबसे ज्यादा जो निर्माण होता है, एक तो होता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया। ऑक्सीकरण प्रक्रिया से एक कोशिका में 2 ATP का निर्माण और 36 ATP का निर्माण होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेब्स साइकिल से। तो आपसे कभी पूछा जाए कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा ATP का निर्माण किससे होता है, क्रेब्स साइकिल से, और हमारा जो RBC है वही क्या करता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने का काम करता है। तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ऑक्सीजन का परिवहन क्लियर हो गया होगा। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा या फेरस पाया जाता है, राइट। हीमोग्लोबिन के अंदर लोह तत्व या फेरस पाया जाता है, और यही कारण है कि हमारे रक्त का रंग लाल भी होता है, यस और नो, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में फेरस प्लस प्लस पाया जाता है, यह लाल रंग का होता है ना। एक गाना भी था, बहुत अच्छा गाना, आपको याद आ रहा होगा खैर वो अच्छा गाना नहीं है, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, है ना। आप में से कितनों ने गाना सुना है, ये हमारे राजेश खन्ना जी के ऊपर फिल्माया गया है। तो लाल रंग है ना, और लाल रंग, लाल गैंग बहुत सारे फेमस है यूपी के अंदर, राइट, आपको पता होगी। तो RBC रेड, और नेक्सेलाइट्स जो होते हैं आपको पता होगा, नेक्सेलाइट्स उनका जो फ्लैग है वो भी कैसा है, रेड फ्लैग। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, आपको एक पॉइंट बताता हूं, एस्से का कभी टॉपिक आ जाए, और एस्से आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पूरा कंप्लीट पेपर है, 2 एस्सेज आते हैं, यस और नो, 2 एस्सेज आते हैं। तो एस्से में आपको एक टॉपिक दे दिया, कुछ नहीं दिया उसने एस्से में टॉपिक दे दिया रेड, उसने एस्से में क्या टॉपिक दे दिया, रेड या लाल। तो लाल से आप कहां कहां कनेक्ट कर सकते हैं, इस प्रकार के जो टॉपिक्स होते हैं वो आ सकते हैं, कैट वगैरह में तो एग्जाम में आते हैं। तो रेड से आप पूरा का पूरा नेक्सलिज्म और लाल गैंग और लाल गेंडा, राइट, और एक और जो है ब्लड को कनेक्ट कर सकते हैं। रेड फ्लैग जो पूरे भारत में वो चाहते हैं कि पूरा भारत देश एक समय पर नेक्सलिज्म से प्रभावित हो जाए। तो इसलिए इस प्रकार के टॉपिक्स भी कई बार आए तो आप लोग उन्हें सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल इश्यूज से कनेक्ट करके और फिर अपना पूरा एक एस्से लिख सकते हैं। मेरी बात क्लियर है आपको? चलिए, तो हीमोग्लोबिन एक धात्विक तत्व है, इट इज अ मेटेलिक एलिमेंट। और ये मेटेलिक क्यों है? क्योंकि इसमें लोहा आयरन पाया जाता है और
हीमोग्लोबिन की बंधुता सबसे ज्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से। प्रणाम नीतीश जी, नमस्कार नमस्कार, बिल्कुल ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से बंधुता है हीमोग्लोबिन की, उसके बाद में ऑक्सीजन से, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से। और ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड से 200 गुना ज्यादा इसकी एफिनिटी या बंधुता है हीमोग्लोबिन के साथ, बंधुता या एफिनिटी। तो इसके चलते क्या होता है, जब भी हम रात में अंगीठी जलाकर सो जाते हैं और पूरा कमरा बंद है, तो जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है और कोई भी कार्बनिक पदार्थ जल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, रक्त में यह चला जाएगा और फाइनली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन ज्यादा नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो जाता है और यह जहर बन जाता है। एकदम क्लियर है। प्लेटलेट क्या होते हैं? अरे भैया, प्लेटलेट की स्पेलिंग पहले सही लिखिए। प्लेटनेट, ये क्या स्पेलिंग? प्लेटलेट जो है वो पार्टिकल्स ऑफ सेल होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो रक्त का थक्का को जमाने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स के ऊपर बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता दी है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। चलिए, तो आपको यहां पर ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि लौह तत्व जो है, लौह तत्व वो फेरस के कारण, तो रक्त का लाल रंग लौह तत्व के कारण, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण और आरबीसी के कारण होता है। तो रेड रंग का रीजन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ये आपको सब याद रखना है और आपको नोट्स बनाकर भी लिखना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये प्रश्न आ सकते हैं। कैसे? कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो सबसे पहले याद रखना कि उसे किस यूनिट में मेजर करते हैं, ग्राम पर 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन है, इसके आधार पर, दिस इज द यूनिट टू मेजर द हीमोग्लोबिन, इस आधार पर हीमोग्लोबिन को मेजर किया जाता है। तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम होता है। आप लोग कई बार देखते हैं कुछ महिलाओं में 7 हीमोग्लोबिन होता है, 6 हीमोग्लोबिन होता है, 8 हीमोग्लोबिन होता है, और उनका गर्भस्थ पीरियड आने वाला है, प्रेगनेंसी में है, तो उन्हें रक्त की आवश्यकता होती है। विशेषकर ट्राइबल एरियाज, हमारे जो कुपोषित वर्ग हैं, वहां पर इनको सबसे बड़ी समस्या फेस करनी होती है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन थोड़ा ज्यादा होता है, तो प्रति ग्राम 100 ml में 14 से 16, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ग्राम, ठीक है, ये बात सारी याद है। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, मतलब समझ रहे हैं, जैसे 100 ml में 12-14 ग्राम है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, और वो लोह वर्णक ही जो है ना, वो 4 ऑक्सीजन को लेकर जाने की, एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन एटॉम को लेकर जाने की क्षमता रखता है। यह पॉइंट क्लियर? तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कुल कितना ऑक्सीजन वहन किया जा सकता है? 1.34 ml। तो आपसे पूछा जाए कि 100 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने रक्त का, कितने ऑक्सीजन का वहन करेगा, तो आप क्या बता देंगे? 134 मिलीलीटर। 100 ग्राम हीमोग्लोबिन 134 ml ऑक्सीजन का प्रवाह पूरे शरीर में करेगा। यहां तक बात सारी क्लियर है? 100 मिलीमीटर रक्त में, अब देखिए यहां पर पॉइंट चेंज हो रहा है। देखो, दोनों पॉइंट अलग अलग है, ध्यान से देखते हैं। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 12 से 14 महिलाओं में, 14 से 16 हीमोग्लोबिन पुरुषों में। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ऑक्सीजन को कैरी करता है, और 100 मिलीलीटर का मतलब है 100 ml रक्त जो है, यदि ये हीमोग्लोबिन बता रहा है, ये 100 ml रक्त 20 ml ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन चाहिए दोस्तों, वो चाहिए हमारे मस्तिष्क को। 20% जो ऑक्सीजन है वो हमारे रक्त से दिमाग को मिलती है, और दिमाग सबसे ज्यादा
मस्तिष्क ऑक्सीजन का उपयोग भी सबसे ज्यादा करता है। तो यदि आपसे कभी यह प्रश्न पूछे मानव शरीर में कौन सा ऑर्गन, आपको पता है वर्तमान में मानव शरीर में कुल 81 ऑर्गन पाए जाते हैं, अभी तक 81 ऑर्गन खोजे जा चुके हैं, 81, ठीक है। ब्रेन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ठीक है। और जो ऊर्जा होती है, एनर्जी, उसका भी दिमाग 17% एब्जॉर्ब करता है। हमारी संपूर्ण शरीर की ऊर्जा का 17% एनर्जी दिमाग अकेला ले जाता है। अब आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, जो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है या बहुत ज्यादा रनिंग करता है, उसके तो शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी। तो बिल्कुल सही बात है, मैं एक जन सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। और इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा हैवी जिम करते हैं उनके साथ बड़ी समस्या है कि ज्यादा जिम करने से, बहुत हैवी बिल्डअप करने से उनके दिमाग में पहुंचने वाली ऑक्सीजन और ऊर्जा वो कम पहुंचती है। और उसके कारण क्या है, कई बार क्या होता है दोस्तों, इतना मेंटल स्तर नहीं होता जो शुरुआत से बचपन से जिम कर रहे हैं, है ना। इसका मैं उदाहरण नहीं दूंगा, कई राज्यों में आप समझ लीजिए, है ना, कुछ राज्य तो विशेषकर। तो कई बार क्या होता है कि हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वी शुड हैव अ बैलेंस्ड जिम्नाजियम प्रैक्टिसेस, यस और नो, है ना। तो चलिए, रक्त में सामान्य में ग्लूकोज स्तर कितना होता है, 70 से 120%। एक आप हमेशा याद रखेंगे, अपने जिंदगी में एक्सरसाइज करेंगे लेकिन लाइट एक्सरसाइज करेंगे तो फिट योरसेल्फ, क्योंकि यदि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन वाले कैंडिडेट हैं तो आपको लाइट एक्सरसाइज इसलिए करनी है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म सही रहे। लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते, पूरे दिन थके हुए रहेंगे तो दिमाग जो है आपको उस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने के लिए नहीं कहेगा, ठीक है। तो इट शुड बी इन लिमिटेड, राइट। तो सामान्य ग्लूकोज का स्तर जो है 70 से 120% मिलीग्राम प्रति 100। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि सामान्य ग्लूकोज का स्तर कितना होता है। बिल्कुल ठीक है, हर्षित जी बोल रहे हैं ड्रीम्स का कनेक्शन ब्रेन ऑक्सीजन से होता है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है, देखो यस, एक चीज है कि जब भी हम लोग यॉर्निंग करते हैं, जब भी हम लोग उबकाइयां लेते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उबासी, जिसको सामान्य भाषा में यॉर्निंग बोलते हैं, उसकी मदद से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को शरीर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि, और इसीलिए उबासी का आना, ठीक है। तो ड्रीम्स से इसका संबंध, मुझे इसका कनेक्शन नहीं पता यार। बट सर जिम में ओवर एक्सरसाइज ब्लैकआउट, बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, परमानेंट दिक्कत भी आ सकती है। वो ओवर एक्सरसाइज, वो बहुत ही ज्यादा लेवल पर जब करते हैं, कई बार ऐसे केसेस, ये वीडियोस देखेंगे आप लोग कभी, ब्लैकआउट के वीडियोस मैंने देखे हुए हैं, बहुत बढ़िया, हर्षित सही बोल रहे हैं आप, मैंने ब्लैकआउट के बहुत सारे वीडियोस देखे, आप लोग देखना, आपको कई सारी। इसीलिए क्या है, बायोलॉजी, हमारा शरीर सबसे पहले हमें इस तरह की चीजों पर लगातार रिसर्च करते रहना चाहिए। यस, ठीक है। अब देखिए, रक्त में सामान्य यूरिया का स्तर, तो यह बात याद रहेगी दोस्तों, मैंने इसको कट किया हुआ है। रक्त में ग्लूकोज कितना होता है, ग्लूकोज का मतलब C6H12O6 लगातार रक्त में जाता रहता है, क्योंकि यही ग्लूकोज तो कोशिकाओं में पहुंचकर एटीपी का निर्माण करेगा। तो 70 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml, 70 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml, ये याद रहेगा। यूरिया भी तो होता है, तभी तो किडनी उसको निकाल रही है। और यूरिया को बनाने का काम करता कौन सा ऑर्गन है, लिवर। लिवर में पाया जाने वाला पित्त रस, बाइल जूस, वही बिलरुबिन और बिलवर्डिन को बनाते हैं। ये लेक्चर मैंने पढ़ाए हुए हैं, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। बिलरुबिन के कारण हमारे अंदर पीलिया का पता चलता है, और बिलवर्डिन के कारण हम लोग जो भी खा रहे हैं वो यूरिया में तब्दील होने में मदद करता है, ठीक है। ओहो हो, हर्षित जी बोल रहे हैं मेरे को एक बार हो चुका है, 75 किलोग्राम का डेडलिफ्ट वेट इन्होंने उठाया था, और बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सो दे शुड बी इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। गोल सबसे बड़ी चीज है, यूपीएससी के पेरेंट्स हैं, यू शुड हैव अ लिमिटेड एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस। यस और नो, यस और नो कंफर्म कर दीजिए एक बार।
अब बात आ रही है कोलेस्ट्रॉल का स्तर। तो देखिए यूरिया कितना है, 6 से 20 मिलीग्राम पर 100 ml। कोलेस्ट्रॉल वही है जो कोलेस्ट्रॉल फैट का स्तर होता है, कोलेस्ट्रॉल बैड ऑयल। तो कोलेस्ट्रॉल कितना है दोस्तों, 150 टू 250 मिलीग्राम पर 100 ml। ये सभी आपको याद रखने पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं क्या है वो। तो देखिए रक्त शर्करा ग्लूकोज का स्तर किसमें मापा जाता है, तो बताइए क्या होगा, मिलीग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर 100 ml। ये क्वेश्चन याद रखना है आपको, मिलीग्राम पर 100 ml आएगा। एकदम क्लियर। चलिए अब देखिए दोस्तों, हमने एक चीज पढ़ी थी थोड़ी सी देर पहले, क्या पढ़ा था, सीरोलॉजी। जल्दी से बताइए सीरोलॉजी किसका अध्ययन होता है, सीरोलॉजी एंटीबॉडी प्लस एंटीजन का अध्ययन सीरोलॉजी होता है। और हमारे शरीर में सीरम क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए, हमारे रक्त में 55% भाग सीरम होता है, यस और नो, 55% भाग सीरम होता है। लाइक वाइक भी करते चलना यार, है ना, बीच बीच में लाइक करते चला करो। प्लाज्मा 55% होता है और उसमें से जब भी फाइब्रिनोजेन जो जमाने में सहायक है, ब्लड क्लॉट बनाने में सहायक है, फाइब्रिनोजेन, तो प्लाज्मा में से जैसे ही फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाता है तो वो सीरम कहलाता है। और ऐसा क्यों करते होंगे बताइए आप, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन क्यों निकाला गया है, क्योंकि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकालने से प्लाज्मा जमेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर में से रक्त निकाला जाएगा वो तो जमने लग जाएगा। फाइब्रिनोजेन को निकाल दीजिए तो प्लाज्मा। और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि प्लाज्मा का काम होता क्या है। मैंने मेरे कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन बॉडी। तो जैसे ही सीरम में क्या होता है, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाए तो वो सीरम कहलाता है। और प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा मतलब सीरम प्लस फाइब्रिनोजेन। बिल्कुल ठीक है ये बात, ये सारी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब ब्लड सेल्स की बात करते हैं, देखिए ब्लड सेल्स की जब भी बात करते हैं तो ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, एक तो प्लाज्मा, ये पी का मतलब है दोस्तों प्लाज्मा, और सी का मतलब है कॉर्प्यूल्कस, कणिकाएं। कणिकाएं क्या होती हैं, वही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा प्लस कॉर्प्यूल्कस, कणिकाएं मिलकर बनाती हैं ब्लड को। तो इसमें से हम लोग माइनस प्लस करके कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से बता सकते हैं, वही मैथमेटिक्स, सिंपल अर्थमेटिक है ये, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है प्रतिस्कंधक या एंटीकोगुलेटिव मटेरियल की। प्रतिस्कंधक या फिर एंटीकोगुलेटिव मटेरियल, तो हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, वॉरफेरिन, काउमेरिन, ईडीटीए, सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रोज, ये सभी दीज ऑल आर द आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेटिव मटेरियल। कौन से, ईडीटीए, सोडियम साइट्रेट, सोडियम डेक्सट्रोज, ये मैंने ऊपर पढ़ा दिया आपको, ठीक है। काउमेरिन, वॉरफेरिन, ठीक है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो रक्त को जमने से रोकने का काम करते हैं, ठीक है। और इसीलिए ब्लड बैंक में जो रक्त की यूनिट होती है उसमें ईडीटीए को मिलाया जाता है, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। एकदम क्लियर। तो हिरुडिना जो है वो जोंक में पाया जाता है जो रुधिरहारी है, और हेपेरिन जो है वो मानव में पाया जाता है और ये प्राकृतिक है। तो दोस्तों ऐसा करते हैं, ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर है, यहां तक सारी बात क्लियर है। हम लोग दोस्तों अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे, पांचों प्रकार डब्ल्यूबीसी के पांचों प्रकार पढ़ेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी मैं आगे लेक्चर लेता हूं तो कम से कम 60 मिनट्स और ज्यादा लगेंगे। तो कैसा लगा आपको लेक्चर जरूर बताइए, है ना, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहां पर ब्लड सेल के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, राइट।
देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप अनअकैडमी एस्पायर प्रोग्राम को सर्च कर लेना, ताकि दोस्तों क्या हो जाए, आप लोग स्कॉलरशिप वगैरह जीत सकें, ठीक है। और अनअकैडमी पर लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस जरूर देख लीजिए। और यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बतला रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बतला देता हूं कि आपको मुझे रुद्र गौतम नाम से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लेना है, ताकि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो मैं रेगुलरली 8 PM पर डेली बेसिस पर लेक्चर ले रहा हूं, जिसमें आपके कंप्लीट सिलेबस का मैंने कर्तव्यबद्ध हूं कि मैं आपके कंप्लीट सिलेबस को करवाऊंगा, तो आप जरूर 8 PM के लेक्चर को देख लेंगे, ठीक है। 8 PM का लेक्चर रोज देखिए, अभी से अभी एनरोल कर लीजिए उस लेक्चर्स में, राइट, अभी का भी एनरोल कर लीजिए, ठीक है। और अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलती हैं आपको, प्लस सब्सक्रिप्शन जब भी लें उससे पहले इंस्टॉल कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और जब भी आपको यूपीएससी सीएससी गोल चूज करेंगे, वहां प्लस पर क्लिक करेंगे, यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन। और ये आरपी सर 10, दिस इज द यूनिक रेफरल कोड। ऐसा क्यों है? आप यदि कभी भी प्लस सब्सक्रिप्शन आपका कोई भी दोस्त ले, एक बार उसे बताइए कि रुद्र सर से बात कर लें, एंड ही विल डेफिनेटली गिव यू ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। तो एक बार आप मुझसे बात करिए, यदि आप प्लस कोर्स लें, आइकॉनिक ले तब भी, जीएस का ले तब भी, या फिर ऑप्शनल कोर्स ले तब, यू मस्ट रेफर दिस यूनिक कोड, बिकॉज नॉट ओनली 10% डिस्काउंट, सम एडिशनल बेनिफिट्स प्लस मेंटरशिप एक्सेट्रा। तो यदि आप लोग 1 साल की तैयारी करना तो 12 महीने का, लेकिन मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा 24 मंथ्स का लीजिए। और पूरे 2 साल की फीस मात्र 64,800 है। एंड जब हम लोग मंथली पेमेंट की बात करते हैं तो मात्र ये 2 से 3 हजार पर आ जाती है। तो दोस्तों ये फीस, इट इज पॉसिबल, यू कैन पे इट इजीली, यू कैन पे इट। और यदि वाकई में आप तैयारी करते हैं तो आपको जरूर भारत के टॉप सबसे महान संस्था जो है अनअकैडमी, विच इज अनस्टॉपेबल सॉल्यूशन, क्योंकि आज की तारीख में सभी जितने भी फैकल्टी मेंबर्स आज अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन विद दिस रेफरल कोड, एंड वंस यू कैन टॉक मी, राइट। तो सबसे पहले मुझे फॉलो कर लीजिए रुद्र गौतम, और वहां पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली कि मैं आपको कैसे मदद करूंगा, ठीक है। सो रुद्र गौतम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। एनवायरमेंट इकोलॉजी का 8 PM पर क्लास देख लीजिए। ऑप्शनल के लिए हमने डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स जो हैं लगाए हैं, और वो फैकल्टी मेंबर्स आपकी क्लासेस लेंगे। अभी ये बिल्कुल ओपन अनाउंसमेंट कर दिया है कि आइकॉनिक की फीस भी बढ़ेंगी, और इसीलिए आपको आइकॉनिक कोर्स यदि लेना है तो आरपी सर 10 रेफरल कोड की मदद से आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक मिल जाता है। और इसमें आपके साथ एक डेडिकेटेड मेंटर आपके आंसर राइटिंग को रेगुलर चेक करता है, और यही तो डिमांड है। हम लोग कभी भी अपने आंसर राइटिंग को चेक नहीं करते हैं। तो बस यू जस्ट कॉन्टेक्ट मी बाय एनी मीन्स, लाइक सोशल मीडिया पर आप मुझे मेरे नाम से सर्च कर लीजिए, यू जस्ट कॉन्टेक्ट मी, और आप पूरे जितने भी गोल्स हैं उनमें किसी भी का भी सब्सक्रिप्शन लें, जस्ट टॉक टू मी, राइट। सो आपको नीचे लिंक में लाइब्रेरी का लिंक दिया हुआ है, यूपीएससी लाइब्रेरी का, वहां से लिंक पर क्लिक करके आप मेरे वाले पॉइंट पर क्लिक करके 200 प्लस लेक्चर, जो एक स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास कब लेंगे, तो मैंने कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलरेडी पूरा पढ़ा चुका हूं लक्ष्य प्रोग्राम में, वहां से आप मेरे एक एक लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही बोल रही है नामिका दुबे, प्लाज्मा जो है हार्मोन, प्रोटीन और ग्लूकोज को कैरी करता है, व्हाइट ब्लड सेल, सुपर सर, थैंक यू, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज माय रेफरल कोड, दिस इज माय रेफरल कोड, और आप लोग बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि हिंदी मीडियम का द बेस्ट चैनल यूपीएससी अकेडमी हिंदी, आप उसमें तुरंत शेयर कर दीजिए दोस्तों को इस प्रकार के वीडियोस भी। और इस प्रकार के वीडियो सभी स्टेट पीसीएस सभी एग्जाम के काम के हैं, क्योंकि बेसिक एनसीईआरटी सभी में आती है, तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।